मूवीज क्लाइमैक्स प्रेजेंटिंग टोटली किलर। मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटा सा टाउन दिखाया जाता है। यहाँ पर 35 साल पहले 3 लड़कियों का खून हुआ था और हैरानी की बात यह है कि तीनों खून एक जैसे ही हुआ था। 35 साल पहले टिफनी नाम की एक लड़की की खून हुआ था। उसको 16 साल की बर्थडे पर 16 बार चाकू मार के खून किया गया था और वो साल था 1987। और इस घटना के 2 दिन बाद 16 साल की मरीसा को भी खून किया गया सेम तरीके से। और फिर 2 दिन बाद हैलोवीन की दिन हेदर नाम की लड़की को भी खून किया गया। उसको भी 16 बार चाकू मारा गया था। उस खूनी ने मास्क पहन के खून किया था और मरने वाले सारे लड़कियों की उम्र 16 साल की थी, इसलिए उस किलर को स्वीट 16 के नाम दिया गया। तब से आज तक उस खूनी के बारे में कुछ पता नहीं चला। अब उस घटना की 35 साल बाद यानी कि रिसेंट टाइम में जर्नलिस्ट क्रिस बहुत सारे लोगों को स्वीट 16 किलर के मास्क पहना के हैलोवीन की दिन वीडियो बना रहा था और उस विक्टिम्स के घर भी दिखा रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जेमी को देखते हैं। जेमी इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। वो एक कंसर्ट में जा रही थी पर उनकी मॉम पैम उसे मना करती है पर वो जाएंगी। पैम ने अपनी बेटी को सेल्फ डिफेंस सिखाया है और हमें ये भी पता चलता है कि 35 साल पहले जो 3 लड़की मारी गई थी वो पैम की दोस्त थी। वो तीनों पैम और उसके हस्बैंड के साथ हाई स्कूल में साथ में पढ़ाई करते थे। खैर जेमी उसके मॉम की मना करने के बाद भी नहीं सुनती और अपनी डैड के साथ कंसर्ट में निकल जाती है। रास्ते में जेमी अपनी दोस्त को बुलाती है और यहाँ पता चलता है कि जेमी की दोस्त की मॉम भी उनकी मॉम की दोस्त थी। फिर अमीलिया और जेमी कंसर्ट में चली जाती है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं पैम बच्चों को कैंडीज दे रही थी। आज हैलोवीन का त्योहार है इसलिए तभी कुछ देर बाद स्वीट 16 के मास्क पहन के एक आदमी आता है। पैम दरवाजा खोल के उसे भी कैंडीज देती है पर वो आदमी पैम पर हमला कर देता है। पैम दरवाजा बंद कर लेती है और पुलिस को कॉल लगाती है पर तभी वो किलर दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है और पैम पर हमला कर देता है। क्योंकि पैम को सेल्फ डिफेंस आता था और इस दिन का उसे पहले से ही डर था, इसलिए वो बहुत लड़ाई करता है किलर के साथ। किचन में भाग के पैम एक चाकू उठा लेती है और कहती है पुलिस आने ही वाला होगा। तभी किलर वहाँ से चला जाता है पर अचानक से पीछे से हमला करके किलर पैम को मार देता है और बार बार चाकू मारता है। फिर पुलिस वहाँ आ जाती है और उनको पता चलता है कि पैम को भी 16 बार चाकू मार के मारा गया है, मतलब कि वो किलर वापस आ गया है। वो 35 साल बाद सबके मन में यही सवाल था, किलर इतने दिनों बाद क्यों आया और उसने पैम को ही क्यों मारा। फिर हम देखते हैं स्कूल में शेरिफ आती है जेमी से पूछताछ करने। शेरिफ बोलती है जब खून हुआ तब तुम्हारी डैड कहाँ पर थे, और शेरिफ साथ में ये भी बताता है कि उसकी मॉम पैम जर्नलिस्ट क्रिस के साथ बहुत बातें करती है। ये सब सुन के जेमी भड़क जाती है और शेरिफ को बोलती है तुम्हारी डैड 35 साल पहले खूनी को ढूंढ रहा था पर वो नहीं कर पाया। अभी बेहतर यही होगा कि तुम खूनी को ढूंढो, नहीं तो तुम भी तुम्हारी डैड जैसा फालतू कहलाओगी। फिर जेमी स्कूल से निकल जाती है। वो अमीलिया के पास जाती है। अमीलिया एक टाइम मशीन बना रही थी। ये मशीन बनाना उसके मॉम ने स्टार्ट किया था पर उन्होंने बीच में छोड़ दिया। अभी अमीलिया इसे कंप्लीट कर रही है। उसे बस एक ही प्रॉब्लम हो रही है, वो सॉल्व नहीं हो रहा था। फिर जेमी देखते हैं टाइम मशीन में 16 अक्टूबर 1987 डेट दिया हुआ है, जिसमें अमीलिया कहती है अगर तुम टाइम ट्रैवल करके पास्ट में पहुंच जाओ तो किलर को पहला खून करने से रोक सकते हो और ऐसे तुम अपनी मॉम को भी बचा सकती हो। जेमी फिर घर आ जाती है और रास्ते में जेमी के पीछे स्वीट 16 किलर को देखते हैं। घर आके जेमी क्रिस की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो देखती है। फिर वहाँ पर जेमी की डैड ब्लेक आ जाते हैं और वो ये सब देखने के लिए मना करते हैं। फिर हम देखते हैं जेमी क्रिस से मिलने जाती है। क्रिस यहाँ बोलता है तुम्हारी मॉम और मैं इसलिए मैसेज में बातें करते थे क्योंकि वो भी किलर को पकड़वाना चाहती थी और मैं जर्नलिस्ट था, इसलिए बस हमारे बीच कुछ नहीं है। फिर क्रिस जेमी को एक कागज देता है जिसमें लिखा हुआ था अगली बारी तुम्हारी है, और ये कागज 35 साल पहले खूनी ने जेमी की मॉम को दिया था। जेमी बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। बाहर अचानक से अमीलिया जेमी के सामने आ जाती है। जेमी थोड़ी देर के लिए डर जाती है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर किलर आ जाता है और जेमी पर हमला कर देता है। वो अमीलिया को कुछ नहीं बोलता पर जेमी के पीछे भागता है। जेमी जाकर टाइम मशीन वाली रूम में छुप जाती है और टाइम मशीन की बटन दबा देती है। तभी किलर उसे देख लेता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है। इसी दौरान किलर चाकू को मशीन के अंदर डाल देता है और टाइम मशीन एक्टिवेट हो जाता है। जेमी बाहर निकल के देखती है अलग ही नजारा, और एक लेडी को पूछने पर पता चलता है कि ये 1987 है, यानी कि जेमी ने सचमुच टाइम ट्रैवल किया है। फिर जेमी उस स्कूल के बारे में पता करती है जहाँ उसकी मॉम और बाकी 3 लड़की पढ़ती थी। वहाँ जाके वो खुद को एक्सचेंज स्टूडेंट बताती है और बोलती है मेरा यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। तभी के टाइम में रूल्स स्ट्रिक्ट नहीं था, इसलिए उसे स्कूल में घुसने दे देते हैं। फिर जेमी स्पोर्ट्स क्लास ज्वाइन करती है जहाँ जेमी देखती
देखती है टिफनी, मोरिसा, हेदर और अपनी मॉम पैम को। जेमी देखती है योंग वक्त में उनकी मॉम बहुत ही बोल्ड और बदतमीज लड़की थी। जेमी उसे पार्टी रोकने कहती है क्योंकि पार्टी नहीं होगी तो कोई खून भी नहीं होगा, पर पैम उसकी मजाक उड़ाती है और वहाँ से चली जाती है। जेमी पुलिस के पास जाती है। यहाँ पर वही शेरिफ कारा का डैड होते हैं, पर वो भी जेमी पर बिलीव नहीं करता और उसे भी भगा देता है। फिर जेमी अमिलिया की मॉम लॉरा के पास जाती है और टाइम मशीन के बारे में बताती है और उनकी डायरी के बारे में भी बताती है और बोलती है मैं फ्यूचर से आई हूँ। लॉरा बिलीव कर लेती है क्योंकि उसकी डायरी के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं था। फिर जेमी लॉरा को सब कुछ बताती है, किसका खून होने वाला है। फिर जेमी लॉरा को टाइम मशीन भी दिखाती है। फिर हम फ्यूचर वाली दृश्य देखते हैं, यानी कि प्रेजेंट। यहाँ सब लोग जेमी को ढूंढ रहे थे। शेरिफ कारा जेमी की डैड के साथ बात कर रही थे। तभी एमिलिया आके बोलती है जेमी पास्ट में चली गई है, यानी कि 1987 में, पर उसकी बातों पर कोई बिलीव नहीं करता और वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम पास्ट वाली सीन देखते हैं। पार्टी में जेमी और लॉरेन को भी जाने नहीं देते। यहाँ पर हम यंग प्रिंसिपल, यंग शेरिफ कारा को भी देखते हैं। खैर जेमी गेट के ऊपर चढ़ के पार्टी में घुस जाती है। यहाँ भी जेमी अपनी मॉम से बात करने की कोशिश करती है, पर वो बात नहीं करती है और उल्टा उसे पार्टी से बाहर फिकवा देती है। फिर वो देखती है उनकी डैड ब्लेक को, जो कि स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का था, पर उसका अफेयर टिफनी के साथ चल रहा था। थोड़ी देर बाद टिफनी रोते हुए पार्टी से निकलने लगती है। जेमी के पूछने पर वो बताती है ब्लेक को, यानी कि जेमी की डैड को पता चल गया है कि टिफनी का चक्कर किसी और के साथ है। उसके जाने के बाद जेमी उसे ढूंढने लगती है क्योंकि पहला खून टिफनी का ही होने वाला था। फ्यूचर की न्यूज के मुताबिक उसका लाश गराज में मिला था, इसलिए वो गराज ढूंढने जाती है, पर वो वहाँ पर नहीं थी। टिफनी एक रूम में दूसरे लड़के के साथ थी। जेमी को आइडिया हो जाता है कि उसने पास्ट में आके फ्यूचर की घटना को बदल दिया है। कुछ देर बाद हम देखते हैं टिफनी को वो किलर मार देता है। वहाँ जेमी और पैम पहुँच जाती है और रोने लगती है। फिर कुछ देर में पुलिस आती है और जेमी पर ही शक करने लगते हैं क्योंकि खून होना उसके आने के बाद ही स्टार्ट हुआ, पर पैम बोलती है ये तो टिफनी को बचाने की कोशिश कर रही थी। फिर लॉरा और जेमी पैम के साथ जाने लगती है। पैम जेमी से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि टिफनी मरने वाली है, जिसमें जेमी कहती है मैं भविष्य देख सकती हूँ। फिर वो लोग पैम के घर जाते हैं। जेमी पूछती है कि ऐसा कोई इंसान है जिसका तुमने मजाक उड़ाया हो, जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता हो, जिसमें पैम लंबी लिस्ट बताती है, यानी कि ऐसा कोई है ही नहीं जिसका मजाक पैम ने उड़ाया नहीं हो। फिर लॉरा बोलती है तुम लोग मोरिसा और हैदर को बचाने की कोशिश करो, मैं तब तक टाइम मशीन ठीक करती हूँ। फिर हम फ्यूचर वाली सीन देखते हैं। यहाँ अमिलिया नई टाइम मशीन बना रही है। तभी वहाँ पर क्रिस आ जाता है। वो बोलता है मुझे याद है टिफनी का खून गराज में हुआ था, पर प्रूफ के हिसाब से उसकी लाश तो एक रूम से मिला है, जिसमें अमिलिया कहती है कुछ यादें है जो रह जाती है, पर सबको प्रूफ ही दिखता है। फिर वो लोग पार्टी वाली पिक्चर्स चेक करते हैं, यानी कि पास्ट वाली पिक्चर्स, और वो लोग जेमी को देखते हैं, जिसे क्रिस को भी यकीन हो जाता है कि जेमी पास्ट में चली गई है, जिस वजह से प्रेजेंट टाइम में सब कुछ बदल रहा था। और तो और पास्ट से जेमी ने अमिलिया के लिए एक मैसेज भी छोड़ा है, टाइम मशीन के अंदर एक मेटल्स की कमी है, वो लगाते ही स्टार्ट होगा। फिर हम पास्ट के सीन देखते हैं। यहाँ क्रिस की डैड भी होते हैं जो कि जर्नलिस्ट है, और यहाँ पर पैम और बाकी लड़की से ये पता चलता है कि एक लड़की थी, उसकी एक्सीडेंट हो गई थी क्योंकि वो नशे में गाड़ी चला रही थी। फिर जेमी सबको घूमने जाने की आइडिया देती है ताकि नेक्स्ट खून ना हो पाए, पर वो लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर मोरिसा को खून हुआ था। जेमी भड़क जाती है पर कोई उसकी बात नहीं सुनती है, और तो और उन लोगों ने बाकी दोस्तों को भी बुला लिया था। सब कुछ देर बाद एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर घर के अंदर जाते हैं, पर जेमी बाहर रह जाती है। एक रूम में पैम और ब्लेक था और जेमी विंडो से देखती है किलर हैदर की रूम में घुस चुका है। वो चिल्लाने लगती है किलर ने म्यूजिक का वॉल्यूम तेज कर दिया था। फिर हम देखते हैं पैम को याद आती है वहाँ किलर आने वाला है, तभी वो गेट को बंद करती है और जेमी भी अंदर आ जाती है विंडो से। वहाँ किलर हैदर को सीढ़ी से नीचे फेंक देता है। सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। किलर हैदर को मार देता है और यहाँ प्रूफ हो जाता है कि जेमी ने पास्ट को भी बदल दिया है, क्योंकि यहाँ पर मोरिसा की खून होने वाला था, ना कि हैदर की। ब्लेक किलर को मारने की कोशिश करता है पर किलर ब्लेक को भी घायल कर देता है। फिर जेमी आती है किलर को मारने पर किलर उसकी गला दबा देता है। तभी पैम आके उसे बचाती है और ब्लेक के मारने के बाद किलर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम तीनों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। जेमी बोलती है मैंने किलर को लकड़ी से मारा था तो उसका खून लेके आई हूँ, DNA टेस्ट करके पता लगा लो खूनी कौन है। तभी सब लोग उस
पर हंसने लगते हैं क्योंकि तभी के टाइम पर डीएनए के बारे में किसी को पता नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेमी को एक लड़के पर शक होता है तो वो उसके वैन चेक करने जाता है, पर उसे पता चलता है ये लड़का तो सीधा साधा है। तभी वहाँ पर डक आ जाता है जो कि फ्यूचर में प्रिंसिपल है। वो बातों बातों पर बताता है मुझे कराटे आता है, मुझे किलर नहीं मार सकता। फिर हम देखते हैं लॉरा और जेमी को। लॉरा कहती है जिस टाइम मशीन से वो आई है वो तो ठीक नहीं हो सकता, पर उसने एक मशीन बनाया है जिसके लिए पावर बटन की जरूरत है, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होना चाहिए। फिर वो लोग एक झूले को इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं। वो लोग अंदर जाके बोलते हैं झूले में कुछ खराबी है, जिसमें वो आदमी वहाँ से निकल जाते हैं। लॉरा अपनी मशीन को वहाँ पर फिट करके लगाती है और जेमी सब लोगों के साथ खूनी को पकड़ने की प्लानिंग करती है। मोरिसा किलर का ध्यान खींचने के लिए एक हॉरर डॉल हाउस की तरफ लेके जाती है, जहाँ रास्ते में यंग क्रिस भी मौजूद था। उसने मोरिसा के पीछे किलर को देखा था। ये बात उसे फ्यूचर में याद आती है। यहाँ अमिलिया ने टाइम मशीन बना लिया था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि पास्ट में जैसा जैसा इवेंट चेंज हो रही थी वैसे वैसे ही प्रेजेंट में भी लोगों की मेमोरी चेंज हो रहा था। फिर हम देखते हैं पास्ट का सीन। किलर मोरिसा का पीछा करता हुआ डॉल हाउस में पहुंच जाता है, पर यहाँ पर सारे दोस्त पहले से ही मौजूद था किलर को मारने के लिए। पर यहाँ किलर को जेमी के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो जेमी पर हमला कर देता है। पर सब लोग एक साथ किलर को मारने लगते हैं। जेमी किलर को घायल कर देती है, पर किलर तभी जेमी को मारने ही वाला था। तभी कारा वहाँ आ जाती है और किलर को मार देती है। कारा फ्यूचर में वही शेरिफ है जो कि किलर को ढूंढ रही है। वो लोग किलर का मास्क हटाते हैं तो कोई और नहीं डक था। उसे कराटा आता था, इसलिए वो सबको एक साथ कंट्रोल कर पा रहा था। फिर वो लोग लॉकेट चेक करते हैं, जहाँ पर हम डक और उसी लड़की की फोटो देखते हैं जिसके बारे में पैम ने बताया था कि नशे में गाड़ी चलाने की वजह से एक्सीडेंट होने की वजह से मर गई थी। ये लड़की और डक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तभी मोरिसा सब बताती है। बोलती है कुछ टाइम पहले सब लोगों में बातें चल रही थी कि इस लड़की की किसी के साथ चक्कर चल रही है। टिफनी ने उसे बुला के बहुत ड्रिंक्स पिलाया था उसकी मुंह से सच्चाई सुनने के लिए। तभी ये लड़की नाराज होके रूम में बंद हो गई थी और तभी शायद इसने सब कुछ डक को कॉल करके बताया होगा और ऐसी हालत में वो गाड़ी लेके निकल गई थी और एक्सीडेंट में मारी गई। जिसमें पैम कहती है मैं तो उस दिन वहाँ नहीं थी, यानी कि मैं तो टिफनी के साथ भी नहीं थी। पर जेमी वो नोट दिखाती है जिसको क्रिस ने उसे फ्यूचर में दिया था। बोलती है तो फिर खूनी ने ये क्यों लिखा कि अगली बारी आपकी है। तभी अचानक से दूसरा किलर आके पीछे से मोरिसा का गला काट देता है। किलर वहाँ से भागने लगता है और कारा भी शूट करते हुए उसके पीछा करती है। जेमी बोलती है शायद ये किलर फ्यूचर से आया है और इसका मतलब अमिलिया की जान खतरे में है, क्योंकि उसकी टाइम मशीन के जरिए ही किलर यहाँ आया होगा। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं अमिलिया बेहोश पड़ी हुई है और टाइम मशीन एक्टिवेट हो रखा है। फिर हम पास्ट के सीन में देखते हैं कारा की गन की बुलेट्स भी खत्म हो गई थी। सब लोग भाग रहे थे। किलर क्रिस की डैड को भी मार देता है। लॉरा जेमी को बोलती है तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम अभी फ्यूचर में नहीं गई तो यहीं फंस जाओगी। मशीन के अंदर जेमी को भेज के लॉरा मशीन ऑन कर देती है। तभी वहाँ किलर आ जाता है और जेमी लॉरा को जाने कहती है। किलर जेमी को मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर पैम आ जाती है और जेमी को बचा लेती है। पैम और जेमी के साथ किलर की बहुत लड़ाई होती है। किलर पैम को मारने ही वाला था, तभी जेमी मशीन की डोर ओपन कर देती है जिसे पैम बाहर जाके गिरती है और साथ ही किलर की मास्क भी उतर जाता है और यहाँ खुलती है सच्चाई। ये खूनी कोई और नहीं बल्कि क्रिस खुद था। उसी ने अमिलिया को मार के उसका मशीन इस्तेमाल किया और पास्ट में आया। उसी ने जेमी की मम्मी को मारा और वो नोट्स जेमी को दिया ताकि ये स्वीट 16 किलर वाली घटना फिर से स्टार्ट हो जाए और ट्रेंडिंग पर चले जाए और उसे अवार्ड मिले, वो फेमस हो जाए। पर यहाँ पर असली स्वीट 16 किलर तो डक ही था। उसने तीनों लड़की को मारा था। यहाँ क्रिस फेमस होने के लिए पास्ट में जाके अपनी डैड को भी मार देता है। फिर हम देखते हैं क्रिस जेमी के पास पहुंच चुका था, पर जेमी उसको एक नेल गन से शूट कर देती है जिसमें क्रिस का चीथड़ा उड़ जाता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जेमी प्रेजेंट टाइम में पहुंच चुकी है और भाग के अपना घर जाती है। वहाँ पर अपनी मॉम डैड को सलामत देख के वो बहुत खुश होती है। उसकी मॉम जिंदा थी क्योंकि उसने पास्ट में ही क्रिस को मार देती है, तो वो अब जिंदा ही नहीं रहता पैम को मारने के लिए। यहाँ लॉरा और अमिलिया भी आती है। लॉरा बोलती है टाइम मशीन से अगर खूनी निकलता तो मैं उसे मार देती। यहाँ पर हम जेमी की बड़ा भाई को भी देखते हैं, यानी कि पास्ट में जाके जेमी ने बहुत कुछ बदल दिया था और अभी उसके बड़ा भाई भी है जिसका नाम भी जेमी है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जेमी ने पास्ट में जाके खून तो नहीं रोक पाई, पर ये जरूर
पता चल गया कि डक ने उन तीनों का खून किया और क्यों मारा। वो अपनी गर्लफ्रेंड की मौत की वजह से ही 3 लड़की को मार रहा था और प्रेजेंट में क्रिस का मकसद था फेमस होने का, इसलिए उसने जेमी की मॉम को 35 साल बाद मारता है स्वीट 16 बनके। लॉरा जेमी को एक डायरी देती है और बोलती है कि कुछ दिनों में तुमने पास्ट में बहुत कुछ बदल दिया जिसका असर प्रेजेंट में भी पड़ा है, इसमें सब लिखा हुआ है, पढ़ लेना, तुम समझ जाओगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।